कि इस बार यार तुम्हारे ये मार्क्स आए, आई डोंट थिंक इट रिफ्लेक्ट्स हाउ मच एफर्ट यू हैव पुट। तो आज के डेट में सक्सेस का मतलब स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए? और साथ ही में देखिए, हम फिर बच्चों पे एक अनफेयर बर्डन डाल रहे हैं। जो कंपेयर होता है एक बच्चे से दूसरे बच्चे की, जहाँ तक मैं समझती हूँ बच्चे, हर एक इंसान अलग है, बच्चे का माइंड अलग है, सीखने का तरीका उसका अलग है। तो वो जो कंपेयर की भावना जो आती है वो कहाँ तक सही है? हम बिना कोऑपरेशन के एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। कंपटीशन हमारी लाइफ को बहुत बहुत कम मात्रा में डिफाइन करती है। क्लास में मैं सरवाइव करूंगी कि नहीं करूंगी, मेरे में मुझे पता था कि मैं कर लूंगी, लेकिन कैसे? कंटेंट पे फोकस करते हैं, बच्चों को बोलने का मौका नहीं देते हैं, ग्रामर एकदम रटाने के तरीके से सिखाते हैं। वो जो मेंटल प्रेशर होता है, बच्चों की लैंग्वेज एक बैरियर बन जाती है। एकेडमिक डिफिकल्टी जहाँ पे डाउट है उसको शेयर कर पाएंगे, लेकिन अगर घर पे कुछ चल रहा है तो जी। वो बताना उनको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है उनके घर को जज किया जाएगा। क्या चैट जीपीटी जो बोल रहा है, जो आपको दिया है, क्या आप उससे एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? 12वीं तक आप उनको सिखाते हैं किताब से देख के लिखो। अगर हम किताब से देख के नहीं लिखते हैं तो टीचर मार्क्स काटती है। मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम उस फेलियर को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। खाली इतना नहीं, अब तो हमने हाउ आर यू पूछना भी बंद कर दिया है। सब में बेस्ट होना है, मतलब सब में एक्सीलेंट करो, और फिर मैं अपने फ्रेंड सर्कल में खुशी खुशी बता पाऊं कि मेरा बच्चा इसमें भी अच्छा मार्क्स किया। और उस प्रेशर को जो बच्चे नहीं झेल पाते हैं, तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि लर्निंग का एक ग्राफ होता है, उसके अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो बच्चा इंसान है, आपका प्रोडक्ट नहीं है, आपका एडवर्टाइजमेंट नहीं है, आपका ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। नमस्ते, मैं डॉक्टर बीना वंदना आपका स्वागत करती हूँ एक और नए पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं हेल्थ वेल्थ और जिंदगी से इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जहाँ पे जिस पे हम एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करते हैं। आज के कंपटीशन के दौर पे स्टूडेंट एकेडमिक्स और करियर, सोशल और जिस तरीके से इमोशनल चीजों से लड़ रहे हैं, उनके उनके साथ स्ट्रेस, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे हमारे साथ आज जुड़ी हैं डॉक्टर शिवानी नाग, जो कि डिस्कस करेंगी। और ये एक फैकल्टी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की। और इनका रिसर्च एरिया भी इन्हीं सब पे रहा है। स्टूडेंट के मेंटल वेलबीइंग, किस तरीके से उनके स्ट्रेस कम किया जाए, उनको कैसे वो एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो जिससे उनको पता होता है कि किस तरीके से बच्चे किन किन इश्यूज पे एकेडमिक में लड़ रहे हैं और जुझारू हो रहे हैं। और एज ए पेरेंट्स हम उनको कैसे डील करें, एज ए टीचर उनको हम कैसे समझे कि जो उनके मन में चल रहा है, मस्तिष्क में चल रहा है, वो सही है या गलत है। इन सब मुद्दों पे हम आज बात करेंगे डॉक्टर शिवानी जी से, जो कि एक एक्सपर्ट है इस फील्ड में। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन यही होगा कि आज के टाइम में जो स्टूडेंट सक्सेस के पीछे, जो हर कोई सक्सेस चाहता है और उस सक्सेस को के पाने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। तो आज के डेट में सक्सेस का मतलब स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, कभी भी सक्सेस का जो पूरा आइडिया है वो इतना आउटकम ड्रिवन है, इतना आप कहाँ पे पहुंच गए हैं हम्म। ड्रिवन है, कि उसमें प्रोसेस छूट जाता है। राइट। और जब लर्निंग एकदम आउटकम ड्रिवन ही चीज रह जाती है, जिसमें हम प्रोसेस को अनदेखा कर देते हैं, हम्म। तो फिर वो किसी के लिए भी एक बहुत मुश्किल अनुभव हो सकता है, क्योंकि फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लर्निंग के प्रोसेस को एंजॉय नहीं करेगा, उसमें रह नहीं पाएगा। अगर किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हमको वो टाइम देने में दिक्कत हो जाती है। तो क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ आउटकम ड्रिवन आइडिया हो गया है सक्सेस का, और काफ़ी टाइम से, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, हम लोग भी जब स्कूल में थे तो ये आइडिया आ चुका था कि इट्स अबाउट मार्क्स, इट्स अबाउट वेयर यू रीच, इट्स नेवर अबाउट द प्रोसेस। और साथ में ये भी कि अब एकेडमिक्स को भी क्योंकि इतना करियर से जोड़ के देखा जाता है, मतलब ऑफ कोर्स करियर
में आप कहीं पहुँच पाएँ, आपके स्कूल, यूनिवर्सिटी लर्निंग का एक पार्ट है। हुँ, लेकिन लर्निंग आपको समाज में रहना, आपको एक बेहतर व्यक्ति सोचना, बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है। पर हम एकेडमिक सक्सेस के आइडिया को आप कहाँ पहुँचे प्रोफ़ेशनली पे लाके रख देते हैं, तो उससे भी एक बहुत अजीब तरीके का प्रेशर पड़ता है। तो फिर आप समझ गए इज़ नॉट सक्सेस। जी। आप उस समझ को लिख के कितने मार्क्स ला पाए या उस समझ से किस जॉब में आपका सैलरी कैसे फिक्स हो रहा है, आपको किस तरीके के रिन्यूमरेशंस मिल रहे हैं, तो वो जो आइडियाज हैं सक्सेस को मापने के, जहाँ पे आप कैसे व्यक्ति बन रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, आपकी समझ कहाँ पे जा रही है, वो एकदम मैटर नहीं करते हैं। तो एक बहुत डिफिकल्ट आइडिया है किसी के लिए भी सक्सेस के उन पैरामीटर्स पे हमेशा खड़े सही हो पाना। हुँ, जी। तो आज की जो बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स ये है कि कंपेयर करने लगते हैं स्टूडेंट के बीच में कि उसके सक्सेस से कंपेयर करते हैं, सामने वाले के सक्सेस से कंपेयर करते हैं कि किस तरीके से उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस देखो, उसके करियर में कैसे वो बढ़ रहा है। तो ये जो कंपेयर होता है एक बच्चे से दूसरे बच्चे की, जहाँ तक मैं समझती हूँ बच्चे हर एक इंसान अलग है, बच्चे का माइंड अलग है, सीखने का तरीका उसका अलग है। तो वो जो कंपेयर की भावना जो आती है, वो कहाँ तक सही है? देखिए, वो नहीं सही है हुँ, ना? क्योंकि जैसे आपने कहा, हम सबके कुछ शेयर्ड क्वालिटीज़ हैं और हम सब अपने तरीके से यूनिक भी हैं, हुँ, राइट? तो हर कोई अपने तरीके से, अब देखिए, आप स्कूल के अगर सब्जेक्ट्स ही ले लीजिए, है ना? किसी हुँ, को मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, किसी को लिटरेचर में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। लोग अलग-अलग समझ से आएँगे, लोग अलग-अलग परिवेश से आते हैं, अलग-अलग भाषाओं से आते हैं। तो अगर हम ये मान के चलें कि हर बच्चा एक जैसा है, तो वो तो किसी भी शिक्षण पद्धति के अगर हम सिद्धांत देखें तो उसपे सही नहीं बैठता है। अ, अब तो अगर हम कंपेयर करना शुरू करें, हमारे टीचिंग प्रैक्टिसेस भी सफ़र करेंगे और साथ ही में देखिए, हम फिर बच्चों पे एक अनफ़ेयर बर्डन डाल रहे हैं, राइट? कि उनको किसी और जैसा होना है, और वो और जैसा को भी हम कैसे कंपेयर करते हैं ना, कि किसी के मार्क्स कितने आ रहे हैं, जी, कोई सक्सेस पे कहाँ पे पहुँच गया है। इसमें हम बहुत बार उसी बच्चे के जो खुद के यूनिक क्वालिटीज़ हैं, जो उसको अलग बनाते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं। और कंपैरिज़न से देखिए एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी होता है, कंपैरिज़न दोस्तों के बीच में करें, क्लासमेट्स के बीच में करें, सिबलिंग्स के बीच में करें। अनचाहे ही ये बच्चों को ना अपने रिलेशंस नहीं बनाने देता है। देखिए, अगर पेरेंट्स बार-बार या टीचर्स बार-बार बच्चे को क्लासमेट या सिबलिंग से कंपेयर कर रहे हैं, हुँ, तो बच्चे के ज़िंदगी में दोस्तियों की, एक अच्छे बॉन्ड्स की बहुत ज़रूरत है। पर जिनसे उनका बार-बार कंपैरिज़न हो रहा है, हुँ, हम उनके बीच में एक कोऑपरेटिंग, एक स्नेह वाला बॉन्ड बनने से रोक के एक कॉम्पिटिटिव बॉन्ड फीड कर रहे हैं। हुँ, राइट? जिससे बच्चा हमेशा एलियनेटेड उसके रह जाने का डर है कि वो कभी अपनी बात किसी को कह नहीं पाएगा, उसके सपोर्ट सिस्टम्स नहीं रहेंगे। हुँ, और रियल ज़िंदगी में देखिए, इंसान जिस तरीके का एक सामाजिक प्राणी है, हम बिना कोऑपरेशन के एग्ज़िस्ट नहीं कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन हमारी लाइफ़ को बहुत, बहुत कम मात्रा में डिफ़ाइन करती है। जी। बाकी आप प्रोफ़ेशनल, घर, आप कहीं पे भी ले लीजिए, हम काम करते ही कोऑपरेशन के थ्रू हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को एक-दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करना, हुँ, वो चीज़ें इनकरेज करें, कोऑपरेट करना इनकरेज करें। कॉम्पिटिशन बच्चे के सेल्फ एस्टीम को भी हार्म करता है, गलत पेडागॉजिक प्रैक्टिसेस को राइज़ करता है, और वो बच्चे के बेटर सोशल बॉन्ड्स बनाने के रास्ते में भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बनता है। जहाँ की हम स्टूडेंट्स के लाइफ को अगर देखें तो बहुत सारे जब हम स्कूल में एंटर करते हैं तो एक घर के माहौल से सीधे स्कूल में आते हैं, प्री स्कूल में आते हैं, तो घर का लैंग्वेज अलग होता है। स्कूल में आते ही एक अलग लैंग्वेज में एक अलग माहौल हो जाता है। फिर वो वहीं पे हम अगर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो हमारा लैंग्वेज जो होता है
हर एक का स्टेट वाइज़ बहुत सारे स्टेट मीडियम में पढ़ते हैं, अपने स्टेट लैंग्वेज को फ़ॉलो करते हैं और यूनिवर्सिटी में जाते ही वो इंग्लिश मीडियम का फ़ॉलो हो जाता है। जैसे मैं अपना स्टडी बताऊँगी तो मेरे में तो यही हुआ कि जब मैं हिंदी मीडियम से ग्रेजुएशन की और जब मैं एक दिल्ली जैसे यूनिवर्सिटी, जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में गई तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम सब चल रहा था, सब कुछ इंग्लिश में था और मैं हिंदी में जाकर वहाँ एंट्री लेती हूँ तो मुझे सब कुछ बाउंस हो रहा था कि क्या हो रहा है? क्लास में मैं सर्वाइव करूँगी कि नहीं करूँगी? मेरे में मुझे पता था कि मैं कर लूँगी, लेकिन कैसे? आपको जब वो टीचर का समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप कैसे करोगे? तो बिल्कुल। मेरा एक था कि मैं उसी बुक का हिंदी वर्ज़न भी लेती थी, क्योंकि वहाँ पे उपलब्ध होते थे और उसको हिंदी वर्ज़न का पढ़ के तब मैं क्लास में जाती थी कि टॉपिक जो पढ़ाई जाने वाली है, वो हिंदी में मैं पहले समझ लूँ, फिर मुझे वहाँ क्लियर समझ में आएगा। और तो वो बहुत हेल्प किया। लेकिन लैंग्वेज जो है, बच्चों को आगे बढ़ने में या फिर किस तरीके से उस समय जो प्रेशर जो मैंने झेला है, मुझे समझ में आता है। वो जो मेंटल प्रेशर होता है, बच्चों की लैंग्वेज एक बैरियर बन जाती है, उस पे आपकी क्या राय होगी? देखिए, ये बहुत ही अफ़सोसजनक है कि हुँ, हम ये निर्धारित करने की कोशिश करते हैं कि ज्ञान सिर्फ़ एक या कुछ ही भाषाओं में अर्जित किया जा सकता है। हुँ, ये बहुत एक प्रॉब्लमैटिक धारणा है, गलत हुँ, धारणा है। हम में से जो लोग सोशल साइंसेज़ पढ़े हैं, आप भी सोशल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, हुँ, खुद जानते हैं कि फूको हो, पॉलो फ्रेरे हो, वाइगोत्स्की हो, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम सोशल साइंसेज़ में जिनके थ्योरीज़ पढ़ते हैं, हुँ, वो अंग्रेज़ी में उनके थ्योरीज़ लिख नहीं रहे थे, हुँ, राइट? तो अगर उनके थ्योरीज़ अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट हो सकते हैं, तो और भाषाओं में भी हो ही सकते हैं। जी, देखिए, बहुत ज़रूरी है कि भाषा सीखना एजुकेशन का एक एस्पेक्ट है। हम एजुके भाषा तो सीखते हैं, लेकिन भाषा के अलावा हम बहुत सारे मैथमेटिकल, साइंटिफिक, सोशल साइंस, एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट्स भी सीखते हैं। जी, और जब हम बाकी कॉन्सेप्ट्स हम हमारे लिए ना कॉन्सेप्ट सीखना किस भाषा में कॉन्सेप्ट सीखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चों के कंसेप्चुअल फाउंडेशन पे ध्यान दें। हुँ, कंसेप्चुअल फाउंडेशन बच्चों का उस भाषा में करें जिस भाषा में बच्चे सोच सकते हैं, जी, सवाल कर सकते हैं, अपने रोजमर्रा की जिंदगी से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? और साथ साथ में हम उनको और जो जरूरी भाषाएं हमको लगती हैं उनको सिखाई ही जा सकती हैं, जी, अच्छी तरीके से सिखाई जा सकती हैं। अगर बच्चे का एक बार कोई धारणा उसके मन में बन गई, कोई कॉन्सेप्ट बन गया, हुँ, तो फिर अगर आप उसको किसी भी भाषा में सपोर्ट करोगे, अच्छे से सिखाओगे, उसमें फ्लुएंसी डेवलप करोगे, बच्चा उस कॉन्सेप्ट को उस भाषा में भी बोल पाएगा। जी, हिंदी मीडियम में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो इंग्लिश में स्ट्रगल इसलिए नहीं करता है कि वो हिंदी मीडियम का है। हुँ, वो स्ट्रगल इसलिए करते हैं कि हमारे बहुत सारे हिंदी मीडियम या जो भी रीजनल मीडियम स्कूल्स हैं, उनमें अंग्रेज़ी सही तरीके से सिखाई नहीं जाती है। जी, बिल्कुल। इंग्लिश ऐसे सिखाई जाती है जैसे ईवीएस सिखा रहे हैं। हुँ, कंटेंट पे फ़ोकस करते हैं, बच्चों को बोलने का मौका नहीं देते हैं, ग्रामर एकदम रटाने के तरीके से सिखाते हैं। तो अगर हमारी भाषा सिखाने की पद्धति बेटर हो जाए, जी, राइट? तो बच्चा और भाषाओं में स्ट्रगल नहीं करेगा, हुँ, राइट? और हायर एजुकेशन में भी देखिए क्या ही दिक्कत है अगर और भाषाओं में भी एजुकेशन हो पाए, बाकी देशों में होती ही है। फ्रांस में, जर्मनी में, रशिया में, चाइना में हायर एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश में नहीं हो रही है। हुँ, हमें हमको क्यों लगता है कि हायर एजुकेशन या अच्छा रिसर्च अंग्रेजी में ही हो सकता है? अगर वो और भाषाओं में होगा तो भी ना, जैसे आप बता रहे थे, तो आप अगर मान लीजिए आपके आपके यूनिवर्सिटी में ये ऑप्शन होता कि आप वही रिसर्च हिंदी में भी कर पाते। हुँ, आपका रिसर्च एक्चुअली, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड रिसर्च है, वो हुँ, इंडिया के लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। तो जी, आपका रिसर्च है ज़्यादा लोग पढ़ पाते। जी, और दूसरा, फिर जितनी मेहनत आपको कॉन्सेप्ट ट्रांसलेट करने में लगती, हुँ, आप उतना और टाइम और न्यूएंस्ड किताबें पढ़ने को दे सकते थे, और जी, लोगों से बात करने में दे सकते थे। तो भाषा को तो आपके नॉलेज
आप आपको नॉलेज अर्जित करने का जो प्रोसेस है, भाषा का काम है उसको फैसिलिटेट करना, जी। उसको और कठिन बनाना नहीं। हुँ, तो मुझे सच में लगता है कि पहले तो डेफ़िनेटली कि हमारे इंग्लिश पेडागॉजीज़ को बेटर करने की ज़रूरत है, लेकिन ये धारणा कि सारी एजुकेशन इंग्लिश में ही होनी चाहिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है और ये बहुत सारे देश नहीं करते हैं और वो रिसर्च में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमको भी और इससे देखिए बच्चे पे ना बहुत अनड्यू प्रेशर भी पड़ता है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी देखो, जब एक छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, ठीक है? मान लीजिए मेरे घर की बोलचाल की भाषा जो है वो स्कूल की भाषा से अलग है। जी। अब टीचर मुझे उस भाषा में पढ़ा रही है। हुँ, कुछ और बच्चे हैं मेरी क्लास में जिनकी घर में बोली जाने वाली भाषा और स्कूल की भाषा एक जैसी है। हाँ। वो बच्चे बेहतर समझ रहे हैं। मैं अच्छे से नहीं समझ पा रही हूँ। मेरे को ज़्यादा स्ट्रगल लग रहा है। हुँ, देखिए छोटा बच्चा ये नहीं जान पाता है कि दिक्कत उसमें नहीं है। हुँ, उसको लगने लगता है कि कमी मुझ में है। ये जो कमी है ये सिस्टम की कमी है। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। राइट? लेकिन बच्चा इसको कैसे समझेगा? वो तो ये समझेगा अरे बाकी लोग इंग्लिश इतने अच्छे से समझ रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा हूँ, मैं बुद्धू हूँ। जबकि वो बात ही नहीं है। बाकी बच्चे इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि उसके घर पे भी बोली जा रही है। हुँ, तो बहुत जल्दी देखिए अगर आपका कॉन्फिडेंस कम होने लग जाए, हुँ, आपका अपने ऊपर और अपनी क्षमता से भरोसा कम हो जाए, हुँ। तो फिर आगे भी आपके सीखने में दिक्कतें आएँगी, राइट? जी, बच्चे का कॉन्फिडेंस कम होगा, मोटिवेशन कम होगा, सेल्फ एस्टीम कम होगा और फिर वो सीखने की प्रोसेस को एन्जॉय नहीं कर पाएगा। हुँ, वो भाषा में ही फँसा रहेगा। तो फिर उसका सोच होगा, क्या बोल रही है टीचर, क्या बोल रही है? रादर देन कि अच्छा मैंने भी अपने घर पे ये देखा है, राइट? वो कनेक्ट नहीं बनेंगे, तो फिर हम बच्चे के लर्निंग को, उसके ग्रोथ को, उसके वेलबीइंग को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जी। और अभी जैसे आप अपने एकेडमिक जर्नी में क्या ऐसा देखते हैं कि बच्चे कौन-सी प्रॉब्लम को ज़्यादा शेयर कर पाते हैं, कौन-सी को नहीं कर पाते हैं? क्योंकि मेंटल इस आज के टाइम में मैं ऐसा समझ रही हूँ कि हर एक छोटा से छोटा बच्चा भी किसी न किसी एकेडमिक वे में स्ट्रगल कर रहा है। चाहे अभी मैं अगर देखूँ तो छोटे बच्चों में एक है प्रेशर कि उनको बैठ के ही काम करना है। और हुँ, वो बच्चे इतने एक्टिव हैं कि उनको बैठ के काम नहीं करना है, बैठना नहीं है एक जगह पे अगर हम छोटे बच्चों की बात करें। बड़ों बच्चों में आता है कि मैं कैसे चीज़ों को बेहतर करूँ और कैसे ऐसे परफ़ॉर्म करूँ कि मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर मैं एकेडमीज़ वाइज़ में बहुत अच्छा दिखूँ। तो ये जो कितना बच्चे आपके पास आके ओपनली डिस्कस कर पाते हैं कि मैं इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा हूँ? देखिए कितने बच्चे आ पाते हैं ये डिपेंड करेगा इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, टीचर टू टीचर हुँ, कि बच्चे आपको कैसे देखते हैं। उनको हाँ। ये विश्वास है कि आपसे बात की जा सकती है। हुँ, उनको ये विश्वास है कि आप उनको सुनोगे और हुँ, सुन के समझने की कोशिश करोगे जी, और उनका मज़ाक नहीं बनेगा। हुँ, बच्चे अगर क्लास में एक सेफ, एक एम्पैथी का, एक केयर का एक एनवायरनमेंट हो तो बच्चे अपनी दिक्कतें शेयर करते भी हैं। और जी, जहाँ पे उनको लगता है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है और टीचर्स भी बच्चों को वीक और स्ट्रॉन्ग में आंक रहे हैं या हुँ, जजमेंटल हो रहे हैं, वहाँ पे छोटी सी छोटी प्रॉब्लम्स भी स्टूडेंट्स नहीं लाएंगे हुँ, सामने। और प्रॉब्लम्स देखिए हर बहुत बहुत तरीके की होती हैं। कई बार स्टूडेंट्स और हर एक मतलब कौन-सा स्टूडेंट कौन-सा प्रॉब्लम शेयर कर पाता है भी डिपेंड करता है। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो एकेडमिक डिफ़िकल्टी जहाँ पे डाउट है उसको शेयर कर पाएँगे, लेकिन अगर घर पे कुछ चल रहा है, तो जी, वो बताना उनको मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनको लगता है उनके घर को जज किया जाएगा। जी, लोग उनके माँ-बाप को गलत समझेंगे। कई बार बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि शायद ये जगह नहीं है घर के बारे में हुँ, बात करने की। कुछ बच्चों के साथ ये भी हो सकता है कि वो घर का प्रॉब्लम बता पाएँ, एकेडमिक प्रॉब्लम नहीं बता पाएँगे क्योंकि उनको फिर डर है कि टीचर उनको बुद्धू ना समझे, जी, वीक ना समझे कि इसको तो हमेशा कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। तो अलग-अलग तरीके की देखिए स्ट्रेसेस हैं जो बच्चे फ़ील कर रहे हैं और जो देखिए बहुत सारे बच्चे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, राइट? हुँ, अलग-अलग कई स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में जो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट से आते हैं जहाँ पे वो घर का फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सँभाल रहे हैं। जी, वो रात में काम करते हैं, सुबह क्लास में आते हैं,
कई बार जिस समय में कुछ इम्पोर्टेंट क्लास है, उनको कुछ ऐसा काम या कुछ टारगेट दे दिया जाता है कि उनको क्लास मिस करना पड़ता है या वो बाद में ट्यूशन्स ले रहे हैं। तो कई लोग तो एक मेजर उनका दिक्कत है कि हम हायर एजुकेशन में जितना एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट घर जाके भी पढ़ेगा, असेसमेंट्स में काम करेगा। हमारा ये असम्पशन है कि हर स्टूडेंट घर जाके काम नहीं कर रहा है। हर स्टूडेंट एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है जहाँ पे उनको ना किसी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना पड़ता है, ना घर को चलाने में या घर के ही कोई डोमेस्टिक काम में उनका इन्वॉल्वमेंट है, जी। राइट? लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे घर में केयर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर कर रहे हैं। अ, हुँ, एक स्टूडेंट है जिनका एक बहुत सुंदर रिसर्च है केयर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। हुँ, उनका नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उनका काम है अनश्वरा, तो वो बहुत उनका इंटरेस्टिंग काम है कि स्टूडेंट्स घर पे बहुत सारे केयर के काम कर रहे हैं। कोई अपने ओल्ड ग्रैंड-पेरेंट्स की टेक केयर कर रहा है, किसी के घर में कुछ मेडिकल कंसर्न्स हैं। जी, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको एजुकेशनल सिस्टम्स शायद एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं, हुँ, राइट? और तो उनके बात कर पाने की जगह भी नहीं बनती है। हमारे शेड्यूल्स इतने टाइट होते हैं, इतने नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं कि अगर तो वो भी स्टूडेंट पे काम करता है। और एक बहुत बड़ा स्ट्रेस जो इंडिया में स्टूडेंट्स पे काम करता है वो ये है कि देखिए हमारा अ, स्कूलिंग और हायर एजुकेशन लगातार प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। जी, बहुत कॉस्ट करता है। हुँ, अनफॉर्चुनेटली कुछ-कुछ सरकारी स्कूल ही अच्छे हैं, बहुत सरकारी स्कूलों का एटलीस्ट पब्लिक धारणा में क्वालिटी को लेके एक बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं है। हुँ, तो कोई चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़े। जी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हम देख रहे हैं कम होती जा रही हैं, प्राइवेट बढ़ रही हैं। तो अब एक बीए का प्रोग्राम आपको 5 लाख से 20-30 लाख तक का कॉस्ट कर सकता है। जी, जब पेरेंट्स का पूरा इनकम ही एक मेजर पार्ट ऑफ इनकम बच्चे के को एजुकेट करने में लग जाए, तो देखिए प्रेशर तो पड़ेगा ही ना कि हम तुम पे इतने लाख खर्च रहे हैं। देखो हम कहीं घूमने नहीं जाते हैं, तुम्हारे फीस पे इतना कुछ लगता है, तो आप फिर कैसे नहीं अच्छा कर सकते हो? राइट? वो जो एक प्रेशर बच्चे पे पड़ सकता है अगर पेरेंट्स ने लोन लेके पढ़ा रहे हैं, कई बार एक्स्ट्रा जॉब्स लेके पढ़ा रहे हैं, इतना हेवी फीस दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका एक बहुत बर्डन बनता है कि मेरे माँ-बाप इतना खर्चा कर रहे हैं, अपना इतना खुद का मन काट के मेरी पढ़ाई में खर्चा कर रहे हैं, तो हाउ कैन आई नॉट डू वेल? हुँ, तो इसलिए भी कई बार बहुत सारे कंट्रीज़ में जैसे आप यूरोप में देखेंगे जहाँ पे स्कूलिंग लार्जली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, बिल्कुल। ये प्रेशर ईज़ होता है, माँ-बाप पे भी ये प्रेशर ईज़ होता है। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल को हम कंपेयर करें तो बहुत लार्ज स्केल पे गवर्नमेंट सरकारी स्कूल पे भी इन्वेस्ट करती है कि सब सही रहे। लेकिन हम उसको इतने सालों के बाद भी सरकारी स्कूल को उस प्लेटफ़ॉर्म तक नहीं ला पाए कि हमें एक जो कहा जाता है प्राइवेट स्कूल भी इसी जगह पे है। एक सरकारी स्कूल का और प्राइवेट स्कूल का डिस्टेंस देखें तो 1 किलोमीटर भी नहीं होता है। हुँ, वहीं पे वो चीज़ आपको बहुत अच्छा बेहतर तरीके से दी जाती है। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारी चीज़ों पे खर्च की जाती है, बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, सैलरी उनकी अच्छी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसके लिए भी फंडिंग होती है, सब कुछ होती है। लेकिन ये दोनों के बीच में इतना एजुकेशनल गैप की कर दी गई है कि अगर सरकारी स्कूल का बच्चा अगर आता है यहाँ अ, अगर हायर एजुकेशन के लिए 10th के बाद अगर हम जिसकी बात करते हैं, तो वो टोटली कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैंने जो पढ़ा है अंडर 10, अंडर 12 तो वो चीज़ यहाँ पे कंप्लीटली अलग है जब एक यूनिवर्सिटी में बच्चे इंटर करते हैं, तो उनके एजुकेशन का लेवल बहुत ही अलग हो जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा डिफ़र करूँगी। मुझे हाँ, नहीं लगता कि सरकारें सरकारी स्कूल पे इतना खर्च कर रही हैं। ओके। पर जितना भी जीडीपी में 6% कोठारी कमीशन ने 1960s में कहा था। हाँ, आज तो हम वो एम था कि हमको एटलीस्ट 6% अपने शिक्षा पे खर्चा करना चाहिए। वो 1960s की बात है। अभी हम 2026 में आ गए हैं। हुँ, तो हमको हमारा एम होना चाहिए कि हम 6% को क्रॉस करके 10-20% की बात करें। हम जी। अभी 6% पे ही नहीं पहुँच पाए हैं। हुँ, सरकारी स्कूल भी देखिए इंडिया में एक
बहुत गहरी प्रॉब्लम ये है कि सरकारी स्कूल भी सारे सरकारी स्कूल एक जैसे नहीं हैं। ऑफ हुँ, कोर्स केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय हैं, सैनिक स्कूल हैं जिनका क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ। काफ़ी बेहतर है और देखिए जब उन स्कूल से बच्चे हायर एजुकेशन में आते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। हुँ, पर हम ये भी जानते हैं कितने सारे आप झारखंड, बिहार, यूपी और मैं सिर्फ इन 3 स्टेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये स्टेट्स भर का हुँ, प्रॉब्लम है। आप देखिए कितनी तो नियुक्ति ही होती है, सालों-साल नियुक्ति नहीं हो रही है, सैलरी अच्छा मिल रहा है लेकिन नियुक्ति नहीं होगी, तो फिर कितने सारे सरकारी स्कूल हैं जो सिर्फ शिक्षा मित्र के दम पे चल रहे हैं। हुँ, हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर हम सबने देखा ही है, मेरा खुद का काम प्राइमरी स्कूल्स पे है, सरकारी प्राइमरी स्कूल्स पे है, आंध्रा, उड़ीसा जो ज़्यादातर जिन गाँव में आदिवासी जनसंख्या ज़्यादा है और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सच में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्कूल्स का, राइट? हुँ, पब्लिक स्कूल में भी देखिए हमारे पास अलग-अलग लेवल्स के स्कूल हैं। जी। तो कोई सरकारी अफ़सरान हैं, उनके बच्चे केंद्रीय विद्यालय में जा सकते हैं और फिर आपके पास एसएसए के, एमसीडी और ये सारे अलग स्कूल्स हैं। प्राइवेट भी देखिए एक जैसे नहीं है। आपके हुँ, लो कॉस्ट जो कम पैसे वाले इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, इनफैक्ट उनकी हालत सबसे खराब सरकारी स्कूल से भी बुरी है। जी, बिल्कुल। ठीक है। तो बात ये है कि हायर एजुकेशन में अगर कोई बच्चा अच्छे सरकारी स्कूल से आ रहा है, हुँ, जिसमें वो बहुत अच्छा करता है, इवन अगर उसको अंग्रेज़ी ना आती हो क्योंकि उसका कंसेप्ट फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट अगर मान लीजिए सबका नहीं पर एटलीस्ट जो लोग उस सरकारी स्कूल में पढ़ पाए, जिनमें उनकी मातृभाषा में पढ़ाते हैं। हुँ, उनका कॉन्सेप्ट फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है और उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हायर एजुकेशन में ट्रांज़िट करने के लिए। प्राइवेट स्कूल्स में सिर्फ़ उन्हीं प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे अच्छे कर पाते हैं जो थोड़ा बेटर क्वालिटी प्राइवेट स्कूल्स हैं, हाई फ़ी प्राइवेट स्कूल्स हैं। नहीं तो स्कूल्स के नाम पे प्राइवेट स्कूल्स के नाम पे जो छोटी-छोटी दुकानें खुल गई हैं उनके बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। जी। बात है कि कुछ तो एक कॉमन स्कूल क्वालिटी कॉमन स्कूल सिस्टम का अगर एक इमेजिनेशन होता, तो हमारी स्कूलिंग व्यवस्था अगर और हम सब जानते हैं कि बच्चे बहुत गैर बराबर परिवेश से आते हैं। हुँ, तो फिर उनको 12-14 साल में एक समानता के उस पे ला पाती। पर क्योंकि स्कूली शिक्षा ही खुद इतने मल्टीपल हायरार्कीज़ में बटी हुई है, वो जो बच्चे अलग-अलग, असमान, गैर बराबर परिवेश से आते हैं, 12-14 साल में उनको एक साथ लाने के बजाय और ऊपर-नीचे कर देती है। तो हायर एजुकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस वजह से भी आती हैं और इस वजह से भी आती है कि एक्चुअली हमारा स्कूलिंग सिस्टम जैसे एक एग्जांपल मैं दूँगी क्योंकि मेरा काफ़ी काम राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग पे है। स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि 12वीं तक आप हमको सिखाते हैं किताब से देख के लिखो। हुँ, अगर हम किताब से देख के नहीं लिखते हैं तो टीचर मार्क्स काटती है, हुँ। राइट? टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में लिखो। फिर कॉलेज में आते हैं वही चीज़ को आप बोलते हैं प्लेजराइज़्ड है। हाँ, सही है। हुँ, 14 साल तक एक ट्रेनिंग देने के बाद अब आप बोल रहे हैं ये प्लेजराइज़्ड है। हुँ, आप बोल रहे हैं साइटेशन करो, अपने शब्दों में लिखो। जब अपने शब्द में लिखते थे तो बोलते थे कि नहीं बोर्ड में स्कोरिंग की होगा और टेक्स्ट बुक्स के टर्म्स काउंट करेंगे। तो थोड़ा हमको ऑफ कोर्स अपनी शिक्षा पद्धति, उसके एम्स, उनके ट्रांज़िशंस के बारे में भी बेहतर सोचना पड़ेगा। हुँ। मतलब छोटी उम्र से भी अगर हम बुकिश ना करके उनको अ, ये कहें कि आप अपने शब्दों में पढ़ें और फिर अपने शब्दों का चयन करके अपने लैंग्वेज, अपने टर्म्स, अपने थॉट के साथ राइटिंग करें, उसका आंसर करें, तो आगे चल के भी उनको हेल्प ही करेगा। क्योंकि आप छोटे से उस प्रोसेस में होंगे, थिंकिंग पावर बढ़ेगी, तो ये हेल्प कर सकता है। भाषा ज़रूरी हो जाती है। देखिए जब हाँ। बच्चा मान लीजिए बच्चा कभी अंग्रेज़ी नहीं बोला है पहले, हुँ, ठीक है? अभी स्कूल में आप उसको इंग्लिश भी सिखा रहे हैं और इंग्लिश में कॉन्सेप्ट भी सिखा रहे हैं। जी। अभी उसके पास उतनी लैंग्वेज हुई नहीं है ना कि वो अपने शब्दों में लिख पाए, तो उसको रटना ही पड़ेगा। हुँ, हुँ, पर बच्चों की सोचने की भाषा, उनके सीखने की भाषा नहीं बनती है। हुँ। हम खुद उनको एक रटने वाली पद्धति की तरफ धकेलते हैं। मैं अभी एक इंसिडेंस शेयर करूँगी कि अभी छोटी-सी बच्ची 3 क्लास में है हुँ, और उसको कहीं से पता चला है कि चैट जीपीटी है,
जो कि बहुत हेल्प करता है, आंसर दे देता है, मुझे रिसर्च में हेल्प करे। उसे प्रोजेक्ट मिला कि साइंटिस्ट पे रिसर्च करनी है आपको, हुँ, हुँ, और उसने एक साइंटिस्ट चुना और उस पे रिसर्च करने के लिए वो बुक्स पढ़ रही है, आर्टिकल ढूँढ रही है गूगल से, लेकिन हुँ, उसके ही क्लासमेट ने बोला कि चैट जीपीटी आराम से दे देगा। हुँ, हुँ, अब जब मुझे पता चला कि चैट जीपीटी आराम से तो दे देगा, लेकिन आपका माइंड का क्या? आप कहाँ से गेन कर रहे हो? क्या चैट जीपीटी जो बोल रहा है, जो आपको दिया है, क्या आप उससे एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? इसका एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो हाँ, इस एज में? क्योंकि आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ जाना ही नहीं है, वो दे दिया, आपने ले लिया। कैसे? क्यों? थॉट कहाँ से आएगा? क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ से आएगी? हुँ, हुँ, जो कि मतलब टेक्नोलॉज़ी है अपनी जगह पे, लेकिन अगर टेक्नोलॉज़ी इस ऐज में भी अगर इंट्रोड्यूस करा दिया बच्चों को, तो भी प्रॉब्लम है। हुँ, हुँ। तो उस पे आपका क्या राय होगा? मैं मैं सच में मानती हूँ कि अभी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ग्रॉक बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। हुँ, ये आज के दिन का सच्चाई है, इससे हम मुँह नहीं फेर सकते। हुँ, इनके कुछ हेल्पफुल एस्पेक्ट्स भी हैं। जैसे मैं अपने क्लास में ही देखती हूँ, कई स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशली जैसे जो लैंग्वेज में स्ट्रगल करते हैं। हाँ, हाँ। अपना आंसर एक लैंग्वेज में लिखते हैं, फिर एआई से ट्रांसलेट करा देते हैं। ठीक है? या फिर लिखते हैं, फिर एआई से उसको ठीक करा देते हैं। नहीं? तो इस तरीके का मदद लिया ही जा सकता है। बात ये है कि फिर हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम स्टूडेंट्स को एथिकल यूज़ ऑफ एआई सिखा पाएँ। तो हुँ, जैसे मैं अक्सर अपनी क्लासेस में बोलती हूँ कि मुझे दिक्कत नहीं है आप एआई को यूज़ करें, पर एआई को किस लिए यूज़ करें? अब जैसे अगर साइंटिस्ट पे आपको प्रोजेक्ट मिला है, यू कैन यूज़ एआई टू हेल्प यू सर्च इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट्स। हुँ, यू कैन यूज़ एआई टू हेल्प यू फाइंड गुड रिसोर्सेज़ अबाउट साइंटिस्ट्स। हुँ, आपको कुछ एक ब्रीफ सिनॉप्सिस दे दे ताकि फिर आप उसको खोल के और गेन कर पाएँ, हुँ, राइट? अगर आप वो नहीं करेंगे तो आई थिंक कहीं न कहीं हमको बच्चों को समझाना पड़ेगा कि आप अभी तो उसको देके पास हो जाएँगे, लेकिन बाद में दिक्कत आएगी। अब जैसे देखिए, अक्सर ये बात होती है कि अगर मुझे मान लीजिए कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट मिला है, हुँ, उस रिसर्च प्रोजेक्ट में मेरे पास एक बजट है, जिसमें मैं एक रिसर्च असिस्टेंट को हायर कर सकती हूँ। 40-50,000 देके मैं एक रिसर्च असिस्टेंट को हायर कर सकती हूँ। और मुझे रिसर्च असिस्टेंट चाहिए बेसिकली कुछ एनालिसिस का काम, कुछ राइटिंग का काम, कुछ मटेरियल्स रिव्यू करने का काम के लिए। तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि देखिए, अगर आप सिर्फ अभी चैट जीपीटी से लिख के मुझे सबमिट करोगे, राइट? कल को जब मुझे मेरे पास एक अपॉर्च्युनिटी होगा कि मैं किसी रिसर्चर को हायर कर सकूँ, तो मैं देखूँगी ना कि अगर रिसर्चर ने चैट जीपीटी से ही कॉपी करके मुझे देना है, तो मैं 50,000 रिसर्च असिस्टेंट को देने के बजाय अच्छा अपडेटेड अ, सब्सक्रिप्शन ना ले लूँ। जी, बिल्कुल। यू विल अगर आप एआई भी यूज़ कर रहे हो, यू विल हैव टू शो मी व्हाट यू कैन डू विथ एआई दैट आई कांट डू। हुँ, व्हाट कैन यू डू विथ एआई व्हिच इज़ सो क्रिएटिव, व्हिच इज़ मोर देन इफ आई कैन गिव एंड गेट इट फ्रॉम एआई, देन व्हाई शुड आई पे यू फॉर इट? तो आपको देखना है कि आप चैट जीपीटी को अपना स्ट्रेंथ, अपना लर्निंग, अपने स्किल को मजबूत करने के लिए यूज़ कर रहे हैं या खुद के लर्निंग को रिप्लेस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चैट जीपीटी को अपने लर्निंग, अपने स्किल को रिप्लेस करने के लिए यूज़ करोगे, तो कल को जॉब मार्केट में भी वो आपको रिप्लेस करेगा, जी, बिल्कुल। राइट? तो अभी शॉर्ट टर्म देख सकते हो, लॉन्ग टर्म देख सकते हो। तो थोड़ा आई थिंक वो बात कर पाना एज़ टीचर्स, कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसी चीज़ें सोच पाना जिसमें खुद ही आप स्टूडेंट्स को बोलिए करिए इसकी मदद और देखिए फिर आप क्या-क्या बना सकते हैं। हुँ, तो आई थिंक वो कन्वर्सेशंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम प्रिटेंड नहीं कर सकते हैं, ये नहीं एग्ज़िस्ट कर सकता है। तो हम कैसे स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज़ करें और कैसे एक्चुअली प्रोजेक्ट्स और क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग बनाएँ, हुँ। स्टूडेंट को शायद खुद लगे यार कि असली में करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये टीचिंग पेडागोजी, टीचिंग थ्योरीज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या हम इसको क्रिएटिवली एक रिस्पॉन्स दे पाते हैं या नहीं? जी, बिल्कुल।
स्टूडेंट का अगर हम देखें तो बहुत टाइम पे ये तो हो गया कि हम एकेडमिक में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एक अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं अ, मैं ठीक हूँ, मैं ओके हूँ, आई एम फाइन। हुँ, बट उनके माइंड में बहुत सारे ऐसे चीज़ें चलती रहती हैं कि मैं वहाँ पे गलत हूँ या फिर मैं गलत कर रहा हूँ, मैं एकेडमिक वाइज़ अच्छा नहीं जा रहा हूँ। लेकिन ये सब के ऊपर उनका बिहेवियर्स बहुत चेंज होते हैं। वो जिसको हम एज़ ए आउटसाइडर अगर हम टीचर हैं, अगर हम पेरेंट्स हैं, तो हम कैसे समझें कि वो स्ट्रगलिंग फेज़ में है। वो कुछ चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, वो फाइन नहीं है, जो कि ये स्माइल से बोल रहा है कि आई एम फाइन, आई एम ओके। तो उस पे कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? इसमें ना सबसे पहले मुझे लगता है कि एज़ अ सोसाइटी हम कहाँ जा रहे हैं हमको सोचना पड़ेगा, यू नो हुँ, हम हम खुद भी बहुत बार ठीक नहीं होते हैं, हम आई एम फाइन बोलते हैं, राइट? हाँ, मैं शुरुआत वहाँ से करती हूँ कि मैं कब आई एम फाइन बोलती हूँ जब मैं फाइन नहीं होती हूँ। मैं क्यों आई एम फाइन बोलती हूँ? मैं आई एम फाइन तब बोलती हूँ जब मुझे लगता है कि सामने वाला ये जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि मैं ठीक हूँ या नहीं, हुँ, राइट? मैं आई एम फाइन तब बोलती हूँ जब मुझे लगता है कि सामने वाला समझ नहीं पाएगा, राइट? हम खुद देखें ना, हम आजकल हाउ आर यू पूछते तो हैं, हाउ आर हाँ, यू पूछ के निकल जाते हैं। हाँ, रुकते भी नहीं है कि सामने वाला हाउ आर यू का रिस्पॉन्स करेगा, हुँ। राइट? खाली इतना नहीं, अब तो हमने हाउ आर यू पूछना भी बंद कर दिया है। हम पहले ही बोल देते हैं आई होप यू आर गुड, कि हाँ, कहीं सामने वाला बता ना दे कि हम दिक्कत में हैं, फिर सुनना पड़ जाएगा, राइट? तो आई एम फाइन बोलना जब आप फाइन नहीं हैं, एक लार्जर प्रॉब्लम दर्शाता है कि हम लोगों ने सुनना और लोगों में इंटरेस्ट लेना, अ, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में कंसर्न फील करना ही बंद कर दिया है। हुँ, और जब ऐसे होगा तो बहुत सिचुएशंस में होता है कि आई विल से आई एम फाइन जब मुझे पता है कि सामने वाले ने बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी में पूछ लिया हाउ आर यू, हुँ, हुँ। राइट? और अगर मैंने बताना शुरू किया तो वो इरिटेट हो जाएंगे, अरे यार हाँ, कहाँ क्या मुसीबत किसी के है पास टाइम नहीं है आज के टाइम में ये जानना कि आप कैसे हो। कि आप कैसे हो, या उस पे फिर जज नहीं करना। तो आई थिंक ये थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे सामने कोई आई एम फाइन बोलने के लिए क्यों मजबूर होता है, राइट? और अगर हमको दिख रहा है, और हम भी कितनी बार, अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने आपको बोला, तो पहले तो एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ नेबरहुड, एज अ कम्युनिटी, एज अ फ्रेंड, हम सबको ही कोशिश करनी पड़ेगी वो स्पेसेस बनाने की जहाँ पे लोग देख पाएँ कि हम जेन्युइनली उनको सुनना चाहते हैं, उनके बारे में केयर करते हैं, उनमें इंटरेस्टेड हैं। जब वो दिखेगा लोगों को तो वो बोल पाएँगे, राइट? दूसरा, भाई जब हमको दिख रहा है, कितनी बार होता है ना कि मेरे को दिख रहा है कोई ट्रबल्ड है। मैंने पूछा हाउ आर यू? उसने बोला आई एम फाइन। आई नो दे आर नॉट फाइन, बट आई आल्सो डोंट पुश बिकॉज़ देन आई एम लाइक ओके, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? तो अगर आपको दिख रहा है ना? तो कितनी बार हम फिर बैठते हैं कि बेटा दिख तो नहीं रहे हो, कुछ तो प्रॉब्लम है, यू नो? इसको थोड़ा-सा प्रोब करने में, आप बात करोगे, और ऐसे प्रोब करने में जिसमें आप बच्चे को एश्योर कर पाओ कि वो बात कर सकता है, आप उसका सेफ स्पेस हो। हुँ, तो वो भी अनबर्डन करना चाहेगा। देखिए, हमको भी कभी कोई लिसनिंग ईयर मिल जाए, तो हम कितना वेंट आउट करने लगते हैं। हुँ, ऐसा नहीं है कि लोग अपने आप अंदर दबाए रखना चाहते हैं। वो माहौल तो हम ही को क्रिएट करना है ना, जहाँ पे हम बोल पाएँ कि नहीं, मुझे सच में लग रहा है, मेरे को ना आप फाइन दिख नहीं रहे हो और मुझे इस बारे में कंसर्न फील हो रहा है। या यू नो आप फाइन दिख नहीं रहे हो और मुझे लग रहा है कि अगर हम शायद बात कर पाएँ तो मिलके कुछ सोच पाएँगे, अगर वो हुँ, एश्योरेंस दे पाएँ। पर उसके लिए हमको इंटरेस्टेड तो होना पड़ेगा ना पहले, हुँ, और ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा। और जब वो माहौल होगा जहाँ पे बच्चे को लगेगा उसमें हमारा एक इंटरेस्ट है, एक केयर है, हम जज नहीं करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बार है बच्चा आई एम फाइन, देखिए बच्चे, बड़े, हम सब कुछ क्या करते हैं, हम किसी से इंटरैक्ट करते हैं, उनका रिस्पॉन्स देखते हैं, और फिर अगली बार से वैसे अगर वैसे एक्ट करते हैं। तो किसी ने मुझे बोला आई एम फाइन, और किसी ने बोला हाउ आर यू, और मैंने कहा आई एम नॉट फीलिंग वेल,
ओह! इट्स बैड और इसके आगे पूछा नहीं, आई एम सो सॉरी फॉर यू। तो मुझे लगेगा नहीं इसको बताने की ज़रूरत नहीं है अगली बार से। या मैंने कहा आई एम नॉट फाइन क्या हुआ, ये हुआ। अरे देखो अब तुम आप आपको बेटर प्लानिंग करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। फिर मुझे लगे नहीं यार इनको बताने से सारा ब्लेम मेरे पे ही डाल दिए। हुँ, तो हम कैसे रिस्पॉन्सेज़ दे रहे हैं जिससे कोई हमें कॉन्फिडेंट फ़ील कर सके कि नहीं ये सुनेंगे। तो हुँ, वो चीज़ हमको क्रिएट करना पड़ेगा कि जब बच्चा बोले आई एम नॉट फाइन आई एम फाइन नहीं पर बच्चा मेरे को थोड़ा परेशान लग रहा है वो। बताओ थोड़ा बात करते हैं। फिर जो वो बोले उसको सुनो। आपको सही भी नहीं लग रहा है तो उसके साथ ठहरो। थोड़ा कॉन्वर्सेशन करो, राइट? ताकि उसको अगली बार से कॉन्फिडेंस हो कि वो बोल सकता है आई एम नॉट फाइन। जी, बिल्कुल। हाँ, मतलब कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम जज पे आ जाते हैं कि उनको उनको उनमें गलतियाँ दिखाने लगते हैं कि तुमने यहाँ मिस्टेक किया, यहाँ मिस्टेक किया। लेकिन अगर वो कर चुका है, तभी वो सिचुएशन में है, हमें अब उसको सॉल्यूशन देने की ज़रूरत है, उसको कुछ उपाय चाहिए। आपकी वो गलतियाँ तो वो जान रहा है, तभी वो उस सिचुएशन में आके खड़ा हुआ है, जिसमें वो बोल रहा है कि मैं परेशानी में हूँ, मैं कुछ स्ट्रेस पे हूँ। तो हमें उसको उस तरीके से देखना होगा कि सॉल्यूशन हम क्या दे सकते हैं या फिर बेटर कैसे कर सकते हैं। आपको ये ग्राउंड्स तैयार करने पड़ेंगे कि बच्चा कॉन्फिडेंट फील कर सके कि मैं जो मर्ज़ी गलती करूँ आपके पास आ सकता हूँ। हुँ, जैसे मैंने कहा अगर एक बच्चा परेशान दिख रहा है, उसने बोल दिया आई एम फाइन पर आपने और पूछा, उसने कहा नहीं कल मेरा एग्ज़ाम है, मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और फिर मैंने तो कहा ही था उस दिन दोस्त के घर नहीं जाना था, इधर इधर नहीं जाना था। भई वो हो चुका है, उस पे बात हो सकती है फिर से, हुँ, राइट? हुँ, अभी अगर आपका इंटरेस्ट है कि वो फाइन फील करे, अच्छा ठीक है, टाइम गया, नहीं कर पाए, अब सोचते हैं क्या-क्या कर सकते हैं। अभी परेशानी हेल्प करेगी या अब कुछ टाइम टेबल बनाएँ। अच्छा, अब क्या हम कर सकते हैं जिससे चलो आज का दिन आप यूज़ कर पाओ, उसमें कैसे बेटर कर सकते हैं। फिर हो जाए तो फिर वो कन्वर्सेशन हो ही सकती है कि ये देखो इस बार से एक सीख तो मिला ना, हाँ, इस डू इट इन अ वे वेयर अ चाइल्ड फील्स मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट टू कम टू यू, राइट? हम तो वो ज़रूरी है कि हम मतलब ऐसा नहीं है कि सब कि हम कोई करेक्टिव बात ना करें या लेकिन उसको सोच के कि दिस इज़ द राइट टाइम और मे बी अ लिटिल लेटर व्हेन द चाइल्ड इज़ फीलिंग बेटर या अब वो बच्चा जब आप एकदम स्ट्रेस में होते हैं तो सच में आप बहुत सोच नहीं पाते हो। तो उस टाइम कोई आपको बोले नहीं अच्छे लॉजिकल थिंकिंग करो, 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 नहीं हो पाएगा। थोड़ा पॉज़ दे सकते हैं, थोड़ा केयर दे सकते हैं, जब चीज़ें थोड़ा ठीक हों तो उसपे रिविज़िट किया जा सकता है कि चलो अब हम इसको आगे से कैसे बेहतर करेंगे? हुँ। और मिलके इस चीज़ से क्या सीखे हैं, राइट? तो वो अप्रोच शायद थोड़ा ज़्यादा मदद करे। जैसे कि स्टूडेंट आज के डेट में फेलियर होने से बहुत डरते हैं। अभी जैसे बच्चे एकेडमिक वाइज बहुत अच्छे होते हैं, कर रहे हैं, हर बच्चा अपने क्षेत्र में अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखते हैं और पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन अलग होता है। उनकी अपनी है कि मेरे बच्चा अच्छा करे, सब कुछ अच्छा करे। लेकिन बच्चे को हर चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको मिलता जा रहा है, तो एक थॉट ये भी बनता जाता है बच्चे में कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे जो चाहिए मिल जाएगा। लेकिन एट अ टाइम जब हम एक सोशल लार्जर स्केल में एंटर करते हैं, वहाँ पे अगर हमें फेलियर मिलता है, हुँ, तो हम बहुत ही हड़बड़ा जाते हैं, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंग्ज़ायटी फ़ील करते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं हुँ, कि हम उस फेलियर को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, हुँ, कितना इसमें पेरेंट्स ज़िम्मेदार हैं, कितना हम सोसाइटी ज़िम्मेदार है हुँ। कि उसके फेलियर को हम या फिर वो कैसे इस चीज़ को हैंडल करे कि फेलियर हैंडल हो सके हमसे। देखिए सबसे पहले तो ये शब्द ही हमको रीथिंक करना पड़ेगा कि फेलियर हम बोलते किसको हैं, हाँ। राइट? और लर्निंग में रुकावटें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, फेलियर क्या होता है, राइट? कम मार्क्स आना, व्हाई इज़ इट अ फेलियर? आई एम हुँ, जस्ट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सबको पास कर दो। जी। बात ये है कि
हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम सीखने सिखाने की बात कर रहे हैं, राइट? तो उसमें अगर कोई बच्चा कुछ चीज़ नहीं समझ पा रहा है, तो आप कितना, वही मैं कह रही हूँ, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि हमारे लिए ना लर्निंग एकदम आउटकम ड्रिवन चीज़ हुँ, है। तो हमारे पॉलिसीज़ में भी दिखता है, सिर्फ आउटकम्स, अचीवमेंट्स की बात होती है, प्रोसेस की बात नहीं होती है, इनपुट्स की बात नहीं होती है, राइट? हुँ, तो एक तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि लर्निंग का एक ग्राफ होता है, उसके अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कुछ चीज़ें आप बेहतर जल्दी समझ पाओगे, कुछ चीज़ों में टाइम लगेगा, जी, राइट? किसी चीज़ में टाइम लग रहा है तो वो फेलियर नहीं है। किसी चीज़ में ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, वो फेलियर नहीं है, वो लर्निंग का एक ग्राफ है। तो पहले तो वहाँ पे खुद को लाना पड़ेगा कि हमारे लिए प्रोसेस इम्पोर्टेंट है सीखने में, और हम सक्सेस फेलियर किसको मान रहे हैं? मार्क्स को मान रहे हैं, बच्चा वो सीख के अपने असल ज़िंदगी में क्या कर पा रहा है उसको मान रहे हैं, वो कैसा इंसान बन रहा है उसको मान रहे हैं। और सही बात है कि देखिए हर कुछ इतना मार्क ड्रिवन, अचीवमेंट ड्रिवन हो रहा है कि पेरेंट्स पे देखिए प्रेशर। अगर कोई पेरेंट्स अपने 2 लाख, अगर घर पे 3 लोगों का इनकम आ रहा है और उसका 1 लाख बच्चे की एजुकेशन पे चला जा रहा है, फीस पे, बस फीस, क्राफ्ट फीस, यूनिफॉर्म्स, सब में चला जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो होता है ना कि आप इसमें इतना डाल रहे हो तो फिर आप कुछ एक्सपेक्ट करोगे। जी, उसको ईज़ करने की ज़रूरत है। टीचर्स, स्कूल्स भी अपने आप को, देखिए स्कूल्स अपने आप को सिखाने का एक इंस्टीट्यूशन कम समझ के फैक्ट्रीज़ हो गए हैं ना, जिनको प्रॉफ़िट कमाना है। उनको जी, अपना ब्रांडिंग करना है, राइट? मैं ऐसे बहुत सारे स्कूल्स मैंने देखे हैं जिसमें 10th में अगर बच्चा पास हो जाए पर 80-90% नहीं लाए, तो स्कूल बच्चे के पेरेंट्स को बुला के उनको एनकरेज करते हैं, उन पे प्रेशर डालते हैं कि अब आप अपने बच्चे को किसी और स्कूल में डाल दीजिए, राइट? बहुत सारे स्कूल्स हैं जो 11th में एंट्रेंस करके उन्हीं बच्चों को लेना चाहते हैं जो 10th में अच्छा किए। जी, बिल्कुल। अगर आपको, मैं एक टीचर हूँ, अगर मेरे को 90 परसेंटर को ही पढ़ा के 95% लाने हैं, तो वो खुद भी कर लेगा, उसमें मेरे होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी, बिल्कुल। नहीं? तो पहले तो स्कूलों को, इंस्टीट्यूशंस को, कॉलेजेस को देखना पड़ेगा ना कि आप अपना पर्पस देख क्या रहे हो, कि कोई बना-बनाया आ जाए, आप उसको पैकेज करके बेच दोगे अपने नाम के टैग के साथ, या सिखाना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो मेरा कंसर्न सिर्फ 91, 95 या 100 कैसे ले आएगा, मैं उसमें क्यों खुश नहीं हो सकती हूँ कि कोई स्टूडेंट जो कंसिस्टेंटली अच्छे से नहीं सीख पा रहा था, मैं उसके साथ टाइम बिता रही हूँ, उसको कुछ सिखा रही हूँ, और फिर मतलब मैं मार्क्स को क्राइटेरिया नहीं मान रही हूँ, सोल क्राइटेरिया, लेकिन एक एग्जाम्पल के तहत उसमें स्कूल क्यों खुश नहीं हो पाता है कि एक बच्चा जो शायद कंसिस्टेंटली 10-20 आउट ऑफ 100 ला रहा था, बहुत मेहनत करके 50-60 ला रहा है, कुछ सीख पा रहा है। अब उसका कितना जंप हुआ है ग्रोथ का, इसका मतलब हम खुद सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम सीखने को नहीं समझते हैं। हम सीखने को, किसी भी प्रोसेस को देखते हैं, उसका रिजल्ट क्या आएगा ये नहीं देखते हैं कि बच्चा उसको एन्जॉय कर पाएगा या नहीं, राइट? तो ये पेरेंट्स और इंस्टीट्यूशंस को खुद देखना पड़ेगा कि हम सक्सेस और फेलियर के पैमाने किसको मानते हैं। और दूसरा, देखिए आप, मैंने कुछ किया, मेरे मार्क्स आए, हम उसको वर्ड कैसे करते हैं, दैट यस आई डिड दिस वर्क वेल, दिस डजंट मीन आई एम गुड और बैड। जी। मार्क्स उस पेपर पे जो लिखा गया है उस पे मिल रहे हैं ना, हुँ, तो हुँ। कम्युनिकेट भी मैं ऐसे करूंगी कि हाँ, इस पेपर पे तुम अच्छे से लिख पाए या नहीं लिख पाए, उतना ही कह सकती हूँ मैं उस मार्क्स के दम पे। मैं ये जी। नहीं कह सकती हूँ कि तुमने नहीं सीखा। हो सकता है किसी ने बहुत सीखा हो, उस दिन ब्रेन फ्रीज हो गया, किसी ने बहुत समझा हो, सुबह घर पे कुछ हुआ था, कुछ ऐसा इंसिडेंट था, नहीं पढ़ पाया, अच्छा नहीं किया, और मैं उस इंसान का जर्नी जानती हूँ। तो बहुत बार है कि हम फीडबैक देते टाइम, बात करते टाइम, हम खुद ही बोल देते हैं कि यार तुम तो इतना अच्छे से सीखे थे, लिखने में क्या हो गया, हुँ, कि लगता है कहीं पे कुछ आज कुछ हो गया। तो आप भी कोशिश करते हो फिर उसको ये समझाने की कि हम भी मान रहे हैं कि तुम फेल नहीं हुए हो,
या हम भी मान रहे हैं कि जैसे तुमने किया, ये तुम्हारा पूरा जर्नी नहीं रिफ्लेक्ट करता है, राइट? कि इस बार यार तुम्हारे ये मार्क्स आए, आई डोंट थिंक इट रिफ्लेक्ट्स हाउ मच एफर्ट यू हैव पुट। आप कम्युनिकेट कर पाओ कि मैं भी आपको इससे नहीं आंक रही हूँ। और हम एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, देखिए सक्सेस और फेलियर सबसे ज़्यादा प्रेशर बन जाते हैं जब बच्चे को ये लगने लगे कि हमारा उनके प्रति प्यार, स्नेह, अफेक्शन उनके मार्क्स या जहाँ पे वो पहुँच रहे हैं उससे डिटरमिन्ड है। बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है, उसको डाँटना एक चीज़ है या उसको समझाना एक चीज़ है, लेकिन उससे प्यार विथड्रॉ कर लेना उस टाइम के लिए, वो बहुत घातक सिद्ध होता है। तो हम बहुत बार अपने बच्चों को एज़ टीचर्स, एज़ कम्युनिटी मेंबर्स, एज़ पेरेंट्स ये अ, ये इन्फॉर्मेशन ये कन्वे कर देते हैं कि यू हैव टू अर्न योर लव थ्रू सक्सेस। जी, बिल्कुल। मैं तुम्हारे लिए मेरा प्यार या मेरे तुम्हारे लिए कुछ करना तुमको अर्जित करना पड़ेगा, वो अनकंडीशनल नहीं है। जहाँ पे वो अनकंडीशनल होगा, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ यू डू होगा, वहाँ पे बच्चे भी अपने जो सक्सेस, फेलियर्स, गुड, बैड को समझना, उनके खुद उस पे काम करना सीख जाएंगे। ये आजकल के अगर सोसाइटी के देखूं और बच्चों के तरफ पेरेंट्स का देखूं तो मुझे एक चीज बहुत ज्यादा नोटिस होता है कि बच्चे का जो लगाव है किसी चीज पे वो ज्यादातर पेरेंट्स का एक पेरेंटिंग ग्रुप जो होती है उसका ज्यादा कंपटीशन वहां चल रहा है। मेरा बच्चा ये कर रहा है, मेरा बच्चा ये कर रहा है तो मेरा भी बच्चा करेगा। तो उससे इंटरेस्ट एरिया बहुत लोग कम पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें उसमें जाना भी है, नहीं जाना है, या बस भीड़ लगी है कि उसका बच्चा सीख रहा है मैं भी डाल देती हूँ। इसका बच्चा उसमें नहीं है इंटरेस्ट। अगर किसी बच्चों को फुटबॉल में इंटरेस्ट है लेकिन उसको डांसिंग में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पेरेंट्स आज के टाइम में फुटबॉल भी डाल रहे हैं, डांस के लिए भी डाल रहे हैं, बैडमिंटन के लिए भी डाल रहे हैं। मतलब हर जगह उसको एक एग्जीबिशन तरीके से लगा दिया है कि हर क्षेत्र में जाओ जहां मर्जी, और वो चेक कर रहे हैं कि सब में बेस्ट होना है। मतलब सब में एक्सीलेंट करो और फिर मैं अपने फ्रेंड सर्कल में खुशी खुशी बता पाऊं कि मेरा बच्चा इसमें भी अच्छा मार्क्स किया। और उस प्रेशर को जो बच्चे नहीं झेल पाते हैं, जिनको नहीं इंटरेस्ट है, बहुत सारे बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद ही नहीं है, बहुत बच्चों को पेंटिंग करना तक पसंद नहीं है। उनको जबरदस्ती का पेंटिंग क्लास में बैठे हुए हैं ब्रश लेके, उनको कुछ और करना है। मगर बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर पे बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको कोडिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन उनको कंप्यूटर अलाउ नहीं करते। तो ये सब जो चीज से बच्चे खुद जूझ रहे हैं और पेरेंट अलग एक ग्रुप बना के अपना एक लिए हुए है कि मैं अच्छा, मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है, तो इन दोनों में बच्चे ही जा रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या राय होगा? देखिए, इसमें पहली चीज़ पेरेंट्स और वही हमको एज़ अ कम्युनिटी बार-बार खुद पे आना पड़ेगा, राइट? क्योंकि पेरेंट्स भी हम ही लोग बन हाँ, रहे हैं। ऑब्वियसली। पहली चीज़ तो देखिए, आपका बच्चा इंसान है, आपका प्रोडक्ट नहीं है, आपका एडवर्टाइज़मेंट नहीं है, आपका ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। जी। कोई एक इंसान समझिए, उसका एक अपना जर्नी होगा जैसे आपका एक अपना जर्नी था, राइट? उस जर्नी को आप कैसे मिलके मीनिंगफुल बना सकते हैं, जॉयफुल बना सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, राइट? बाकी ये जो प्रेशर्स बन रहे हैं, देन आई एम श्योर कहीं न कहीं शायद हम सच में ऐसी चीज़ें कहते हैं जिसमें कम्युनिकेट होता है पेरेंट्स को कि हम उनको उनके बच्चे से जज कर रहे हैं, तो ये प्रेशर्स बनते हैं, राइट? हम लोग देखिए, हमारे हम हमारी अगर हमारा भी एक दूसरे के प्रति अफेक्शन, केयर, फ्रेंडशिप्स कंडीशनल हो जाए कि आप मुझे व्हाट इज इट दैट यू ब्रिंग टू द टेबल, आपका ब्रांडिंग कैसा है, आपका बच्चा कैसे कर रहा है, इस तरीके से होगा तो देखिए कहीं ना कहीं खाली पेरेंट्स नहीं, एक लार्जर सोसाइटी हॉलो हो रही है फिर, मतलब कुछ बहुत खोखला सड़ा हुआ है। हुँ, हम क्योंकि पेरेंट्स को अगर ये प्रेशर फील हो रहा है तो कोई तो बना रहा है ना, और हम ही बना जी, रहे हैं। हम ही लोग बना रहे हैं। वो सोचना पड़ेगा कि हम कैसे बना रहे हैं, कि अगर एक मदर अपने बच्चे के साथ आ रही है, बच्चा थोड़ी देर शरारत कर रहा है या कुछ कर रहा है,
हमको इमीडिएटली क्यों ज़रूरत पड़ती है मदर को जज करने की? हम क्यों नहीं समझ पाते हैं कि हर पेरेंट कोशिश कर ही सकता है और कई बार बच्चे उसके बावजूद एक दिन बच्चा क्रैंकी हो ही सकता है, राइट? हमको क्यों लगता है कि परफॉर्मेंस में ही सक्सेस फेलियर है, राइट? हम किन चीज़ों को एज़ अ सोसाइटी बेहतर मानते हैं, राइट? अ, ये हम सबको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। हम सब जब छोटे थे, ये एक चीज़ बहुत देखी है कि अगर आप टीचर्स क्लास में बोलते हैं, पेरेंट्स घर पे बोलते हैं, अगर मान लीजिए एक बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया और उसका क्लासमेट उसको बैठ के समझा रहा है, हुँ, तो टीचर्स बहुत बार बोलेंगे, अच्छा एग्ज़ाम भी तुम ही लिखोगे इसके लिए? एक बच्चा दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको क्यों हम एप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं? एक बच्चा फ़ोन पे एग्ज़ाम से पहले एक क्लासमेट जो बीमार था, उसको समझा रहा है कि उसने क्या-क्या मिस किया और ये कॉन्सेप्ट ये है। तो पेरेंट्स, अरे तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, वो तो जी, देखो अच्छे मार्क्स ले आएगा, तुम रह जाओगे। हम खुद ही एज़ अ सोसाइटी केयर को वैल्यू नहीं करते हैं, एम्पैथी को वैल्यू नहीं करते हैं, कोऑपरेशन को वैल्यू नहीं करते हैं, राइट? अपने बीच में वैल्यू नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं ये लार्जर सोसाइटल रिफ्लेक्शंस कॉल करता है कि क्यों हम ऐसे बनते जा रहे हैं जहाँ पे हमको लगता है कि हमारा बच्चा हमारा प्रोडक्ट है, हमारा रिपोर्ट कार्ड है, हमारा अ, ब्रांड एम्बेसडर है, हमारा एडवर्टाइज़मेंट है और एक ह्यूमन बीइंग विद पोटेंशियल्स नहीं है, जिसका एक अपना लाइफ अनफोल्ड होगा। और हुँ, क्यों हम उसमें जॉय नहीं सीक कर पाते हैं कि इट विल आल्सो बी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी व्हाट दे लाइक, हाउ दे आर ग्रोइंग। एक और चीज़ शायद यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, जो शायद पिछले कई सवाल से कनेक्टेड भी है, कि लर्निंग में, लाइफ में हमेशा आंसर पता होना ज़रूरी क्यों है? हम अनसर्टेनिटी, एम्बिग्विटी के साथ क्यों रह नहीं पाते हैं? क्योंकि जब हम अनसर्टेनिटी, नॉट हैविंग आंसर्स के साथ, एम्बिग्विटी के साथ रह नहीं पाते हैं, तो फिर हम उससे निकलने के लिए कई बार सबसे गलत आंसर्स तक पहुँचते हैं, क्योंकि कुछ तो जवाब चाहिए। जी, सही जवाब पहुँचने में समय लगता है, पर क्योंकि हम समय देना नहीं चाहते हैं, तो हमको जो पहला जवाब मिलता है, हम उसको मान लेते हैं कि एम्बिगुअस ना रहना पड़े। तो लर्निंग में भी, लाइफ में भी अनफोल्डिंग, अनसर्टेनिटी की जगह को होल्ड कर पाना और उसमें भी एक जॉय फ़ील कर पाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको सब कुछ गिवन चाहिए, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड चाहिए और एक जो लार्जर कॉर्पोरेट लॉजिक है कि हर चीज़ प्रोडक्टिविटी से मेजर होगी, तो हम इंसानों को क्यों मशीन के लॉजिक से आंक रहे हैं कि आपका प्रोडक्टिविटी कितना है, आपने 8 घंटे में कितना चीज़ प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चर किया, हुँ, राइट? हुँ, तो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स को ह्यूमनाइज कर पाना, टीचर्स को ह्यूमनाइज कर पाना, स्टूडेंट को ह्यूमनाइज कर पाना, क्योंकि पेरेंट्स टीचर्स भी जो प्रेशर ला रहे हैं, वो हमेशा नहीं है कि किसी गलत इंटेंशन से ला रहे हैं, राइट? स्कूल्स का टीचर्स पे प्रेशर है कि आपको बोर्ड में ये वाले रिजल्ट्स दिखाने हैं, आपका रिन्यूमरेशन उस पे डिपेंडेंट है या जो भी है, राइट? तो एज अ कम्युनिटी वी विल नीड टू रीथिंक, हम पेरेंट्स भी देखिए कई बार प्रेशर कहाँ से बना रहे हैं। पेरेंट, मैं नहीं मानती कि हर पेरेंट अपने बच्चे का बुरा चाहता है, जी, पर हम एजुकेशन सबके लिए एक सोशल मोबिलिटी का टूल बन गया है, राइट? कि एक अच्छा जॉब मिलेगा, तनख्वाह आएगी, तब हम शायद कुछ बेहतर कर पाएँगे। और पेरेंट्स, जो मैं बार-बार आ रही हूँ कि स्कूलिंग और एजुकेशन जितना कॉस्टली हो गया है, हुँ, उसमें कई बार मैं कई बच्चों को जानती हूँ जिनके पेरेंट्स प्रेशर नहीं बना रहे हैं, बच्चे खुद देख रहे हैं कि पेरेंट्स पे कितना लोड है। जी, बच्चे बिल्कुल। खुद देख रहे हैं कि पेरेंट्स अपने लिए चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं, अपने लिए चीज़ें नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेशर सिर्फ़ कोई एक्सटर्नली बना रहा है, बच्चे भी बहुत परसेप्टिव होते हैं, आस-पास की चीज़ें देखते हैं। मैं हायर एजुकेशन में हूँ, एमए, पीएचडी, बीए के स्टूडेंट्स होते हैं और कई बार इतने सेंसिटिव स्टूडेंट्स होते हैं, जो इतना मेहनत कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं और मैं कई बार पूछती हूँ कि घर पे प्रेशर है? और वो बोलते हैं, नहीं पर हमको दिख रहा है कि हमारे पेरेंट्स हम पे प्रेशर ना पड़े इसके लिए खुद कितने प्रेशर ले रहे हैं, राइट? और वो होप भी देता है कि बच्चे सिर्फ
इंडिविजुअलिस्टिक, नार्सिसिस्टिक नहीं बन रहे हैं। तो आई थिंक हमको एज़ कम्युनिटी भी सोचना पड़ेगा कि हम पेरेंट्स पे कितना प्रेशर डालते हैं। कॉन्स्टेंटली किसी माँ का बच्चा भी 1 साल का हो गया, उसने चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, चलना शुरू किया। वो ये बोल लेता है, ये कर लेती है। खुद बढ़-बढ़ के मेरा बच्चा ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है। वो बन कैसे रहा है? तो थोड़ा खुद पे सबको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेशर ऐसे ही कहीं बाहर से नहीं आ रहा है ना, हम ही बना रहे हैं, फिर हम उसके बारे में सोच भी रहे हैं कि ये कितना गलत है। जी, बिल्कुल। तो फाइनल अगर हम बोले कि फाइनली अगर हम लास्ट पे जा रहे हैं, लास्ट की ओर जा रहे हैं, तो आपका क्या एक गाइडेंस होगा स्टूडेंट के लिए और पेरेंट्स के लिए फॉर मेंटल हेल्थ? देखिए, का काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। पहला तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, एक तो मेंटल हेल्थ को सब डेफ़िनिटली एज़ अ साइकोलॉजिस्ट आई वुड से कोई बहुत बड़ा टैबू नहीं है। अगर आपको ज़रूरत लग रही है, तो उसके लिए हेल्प गाइडेंस लिया जा सकता है, राइट? तो मेंटल हेल्थ में कभी भी हेल्प सीख करना नहीं, उसका ट्रीटमेंट सीख करना, उसका हीलिंग सीख करना शुड बी अ मोस्ट नेचुरल थिंग। आपका सर दर्द होता है, आपका पेट खराब होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर आपको कॉन्स्टेंटली लग रहा है कि माइंड के फंक्शनिंग में दिक्कत आ रही है, इट्स जस्ट एब्सोल्युटली फाइन टू सीक हेल्प। बट हैविंग सेड दैट, देखिए, लाइफ में स्ट्रेसेस होते ही रहेंगे, राइट? लाइफ कभी बहुत इजी एटलीस्ट सबके लिए तो नहीं होती है, और अधिकतम लोगों के लिए नहीं होती है। स्ट्रगल्स, चैलेंजेस पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। एज अ कम्युनिटी हमको सोचना चाहिए कि हम एवरीडे स्ट्रगल को लोगों के लिए इतना कम्बरसम क्यों बना दे रहे हैं। एक बच्चा कॉन्सेप्ट सीखने में स्ट्रगल करता है, हम उस स्ट्रगल में उसको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दे सकते हैं, बजाय उसका कॉन्फिडेंस घटाने के लिए, जिससे फिर वो मेंटल हेल्थ इशू बन जाए, जी। राइट? हम क्लासेस में इतना कंपेटिटिवनेस को क्यों क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चे की दोस्तियां नहीं बन पा रही हैं। हुँ, हम बच्चे को जो 20 क्लासेस में डाल दे रहे हैं, हम कहाँ सोच रहे हैं कि उसका एक पीयर ग्रुप बनेगा, राइट? तो हम एवरीडे स्ट्रगल को, जो हमेशा से रही है, ऐसा क्या बना दे रहे हैं कि वो स्ट्रेस हैंडल नहीं हो रहे हैं। तो इसमें आई थिंक पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा कि अपने बच्चों से प्यार करना एक चीज है, उनको हर चीज से शील्ड करे रहना एक अलग चीज है, उतना जरूरत नहीं है, राइट? थोड़ा बच्चा एक बार गिरेगा तो खुद अगली बार संभलेगा। जी, बिल्कुल। ऑफ कोर्स आप, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उसको बहुत इंजरी हो जाने दो, राइट? बट थोड़ा बच्चों के रेजिलियंस को भी इनकरेज करो। थोड़ा स्ट्रगल से उनको इतना छुपा के मत रखो, राइट? अ, और जो मैंने पहले भी कहा कि देखिए, जब बहुत स्ट्रेस का कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप सीख कीजिए। लेकिन मुझे आज के दौर में ये भी थोड़ा परेशानी की बात लगती है कि हमको लगता है कि अगर मेरे को कोई दिक्कत है, तो मैं किसी से बात नहीं कर सकती हूँ, और सिर्फ थेरेपिस्ट से ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे को सुनना बंद कर दिया है। जी। समय ही नहीं है, मतलब हुँ, हम कहाँ के लिए समय बचा रहे हैं? ऐसा क्या हमने अपनी ज़िंदगियों को बना दिया है कि किसी के साथ चाय पी पाने का, बात कर पाने का समय नहीं है? उन सब में ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ, देखिए, एलियनेशन से और बढ़ता है, जी, बिल्कुल। ऑफ कम्युनिटी से और बढ़ता है, लैक ऑफ सपोर्ट से और बढ़ता है, राइट? तो थोड़ा-थोड़ा बच्चों में रेज़िलियंस बिल्ड कर पाना, उनको भी थोड़ा स्ट्रगल को ओन करना, एन्जॉय करना सिखाइए, साथ रहिए। आप स्ट्रगल को शेम करना शुरू करेंगे तो वो स्ट्रेस का इश्यू बनेगा, राइट? तो मेंटल हेल्थ के लिए, और डेफिनेटली मेंटल हेल्थ को, क्वालिटी मेंटल हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू मेक श्योर कि जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वेल इन्फॉर्म्ड, ट्रेन्ड, साउंड प्रैक्टिशनर्स हैं। क्योंकि आजकल ना मेंटल हेल्थ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जो थोड़ा डर लगता है कि हर कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट बन गया है डिजिटल मीडिया में। जी, बिल्कुल। वो कई बार कुछ लाइफ के ऐसे सार निकाल-निकाल के बताते हैं, 20-20, 30-30 साल के लोग जिन्होंने इतना ज़िंदगी नहीं जिया है, जो अलग तरीके के प्रेशर क्रिएट करते हैं, राइट? तो आई थिंक
ये देखना मतलब अ, बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ पे भी हमारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, राइट? और हम एवरीडे स्ट्रगल और ट्रॉमा में फ़र्क कर पाएँ और हम एवरीडे लिसनिंग को एक दूसरे के लिए एक्सटेंड कर पाएँ, राइट? एंड ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशंस में मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स रहें, इन्फॉर्म्ड सेंसिटिव प्रैक्टिशनर्स रहें। मेंटल हेल्थ सर्विसेज को आपको पब्लिक के लिए भी मुहैया कराना पड़ेगा। यू नो, यू विल हैव टू इंश्योर दैट देयर आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स विद गुड थेरेपिस्ट, क्योंकि मेंटल हेल्थ सीख करना एक्चुअली बहुत फाइनेंशियली वायबल सॉल्यूशन भी नहीं होता है, हुँ, राइट? सो उस पे हम क्या सोच रहे हैं? यू नो, इंडिया में अगर आप मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर सर्टिफाइड या ट्रेन्ड मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स का नंबर देखेंगे तो पॉपुलेशन साइज के हिसाब से बहुत डिस्प्रोपोर्शनेटली, यू नो, कम है, बहुत ज़्यादा कम है, जी, राइट? तो हम इसकी बात करते हैं तो इन सर्विसेज को बेटर करना एक डेफिनेट नीड ऑफ द आवर है। हुँ, बट अदर देन दैट एज सोसाइटी वी नीड टू रिफ्लेक्ट कि क्यों उन चीज़ों से हमारा मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रहा है जो एवरीडे स्ट्रगल का पार्ट थी। तो हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनका इम्पैक्ट इतना बढ़ जा रहा है, हुँ, हुँ, राइट? हम क्यों कम्युनिटीज बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं? क्यों एक बच्चा, जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज आई थी अडोलेसेंस, राइट? उसको देख के क्लास में बातचीत चल रही थी और कुछ स्टूडेंट्स बोले कि मैम सब कोई बात कर रहा है कि डिजिटल मीडिया कितना प्रॉब्लमैटिक है, डार्क वेब है, इंसेल कल्चर है, मैनोस्फियर है, और पेरेंट्स को कितना केयरफुल होना पड़ेगा कि बच्चे का स्क्रीन टाइम क्या है, और यू नो बच्चा वहाँ पे ना जाए। तो कुछ स्टूडेंट्स का मानना था, पर हम ये क्यों नहीं पूछा, हम मान रहे हैं कि हाँ मीडिया, सोशल मीडिया में बहुत सारी प्रॉब्लमैटिक चीजें हैं, लेकिन ये सवाल क्यों हम नहीं पूछ रहे कि बच्चा वहां पे जा क्यों रहा है? ऐसा क्या है जो रियल वर्ल्ड उसको नहीं दे रहा है, जो बच्चे को लगता है सिर्फ वहीं पे उसको एक्सेप्टेंस मिलेगा, वहीं पे वो अपने जैसे और लोगों से मिल पाएगा, राइट? तो जो एवरीडे बुलिंग, एक दूसरे का मजाक बनाना या मजाक के प्रति बिल्कुल टॉलरेंस नहीं क्रिएट कर पाना, तो बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है कि आप बच्चे की एवरीडे लाइफ में अच्छी दोस्तियाँ नहीं बनने दोगे, तो फिर वो वेब में ही जाके अपने दोस्त ढूँढेगा। आप जी, रियल लाइफ में कुछ एन्जॉयबल नहीं रखोगे, प्रेशर्स ही रखोगे, तो फिर वो वहाँ पे कुछ ढूँढेगा। तो कुछ रियल चैलेंजेस हैं कि एज सोसाइटीज वी आर, व्हाई, हाउ आर वी मूविंग, व्हाई आर वी बिकमिंग सो इंडिविजुअलिस्टिक? हर कोई बाउंड्री सेल्फ में इतना इन्वॉल्व है कि यू नो, कल ही किसी एक कॉलेज के स्टूडेंट से मुलाकात हुई who wanted to talk about her problems, and but my you know, and I was also wondering, and उसका ये मानना था कि उसके प्रॉब्लम्स कोई नहीं समझ सकता। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि ऐसा क्यों हम सबको लगने लगा है कि हमारे प्रॉब्लम्स इतना यूनिक हैं, हम क्यों उनको शेयर नहीं कर पा रहे हैं? या तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में सोचने की जरूरत है, राइट? उनका अ, बहुत, हम सब लोग एक ही चीज की मार सहते हैं लेकिन उसको इतना यूनिक मान लेते हैं कि हम कुछ कलेक्टिवली बिल्ड भी नहीं कर पाते हैं। फिर हम कलेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं बिल्ड कर पाते हैं, स्ट्रगल्स नहीं बिल्ड कर पाते हैं, क्योंकि सबको अपनी प्रॉब्लम्स अपनी ही लगती हैं। तो आई थिंक कुछ शेयरिंग के स्पेसेस, कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव, इंडिविजुअल सक्सेस को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मान के लोग अ, समाज में कैसे हो पा रहे हैं, किसी और को फैसिलिटेट कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। आपने बहुत ही अच्छे से हमें बताया कि स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, सोशल बीइंग कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उनके स्ट्रेस और एंग्जायटी को हम कैसे ले डाउन कर सकते हैं कि आप जो कर रहे हो उसमें हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे उनको समझ सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है तो उनको एज़ ए अ समझना है हमें कि कैसे आपकी प्रॉब्लम को एटलीस्ट हम सुने। जैसा आपने बताया कि हमें पहले सुनना होगा, समझना होगा विदाउट जजमेंट। तो बिना जजमेंट के अगर हम सुन लें, तो आधी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो सकती है। तो इस सब चीज़ों से जो आज हमने बहुत चीज़ गेन किया है कि स्टूडेंट लाइफ़ को हम कैसे ईज़ी बनाएँ, पेरेंटिंग को कैसे ईज़ी बनाएँ ताकि इनमें कम्युनिकेशन बना रहे और एक
प्रोग्रेसिव हम सोसाइटी का जो कल्पना करके बैठे हैं हम कर सकें और एक अच्छी लाइफ जी सकें। तो थैंक यू शिवानी जी, जो आपने इतने वैल्यूएबल टाइम दिया हमें और हमें बताया कि कैसे हम ये सब कर सकते हैं मुमकिन। थैंक यू सो मच। मैं बस लास्ट में ये कहूँगी कि हम लोग जेएनयू में एक टाइम पे रहे हैं, राइट? हाँ, मैंने खुद देखा है कि आपने कुछ स्ट्रगल्स के बारे में बात किया, मैंने अपने स्ट्रगल्स एक्सपीरियंस किए, तो वहाँ पे हमारे लिए ही एक हॉस्टल का कम्युनिटी बन पाना जी, कितना स्ट्रेंथन करता था। हाँ, उसमें आपके बहुत सारे स्ट्रगल्स, आप फेलियर बोलो, जो मर्ज़ी बोल लो, लगता था कि कितना सपोर्ट है, जी, राइट? बिल्कुल। एक कम्युनिटी का होना, अच्छा, और उस कम्युनिटी का होना कैसे हम लोग को अपनी दुनिया और अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल्स के बियॉन्ड भी सोचना सिखाया, जी, राइट? दूसरे के बारे में जानना, तो आई थिंक वो कम्युनिटी लाइफ जहाँ पे लोग दोस्तियाँ कर सकते हैं, अपने स्ट्रगल के बियॉन्ड भी स्ट्रगल देख पाते हैं, उनसे जुड़ पाते हैं, अ, वो बहुत बहुत हेल्पफुल लगता है किसी को भी सर्वाइव कर सर्वाइव और हैप्पीली सर्वाइव या बेटर हुँ, मीनिंगफुली सर्वाइव कर पाने के लिए, जो शायद हम लोग क्योंकि कम्युनिटी बिल्ड कर पाए, तो थोड़ा मीनिंगफुली एक सिर्फ हाँ, सर्वाइव नहीं किए, कुछ हाँ। मीनिंगफुल वहाँ पे बना पाए या उस उधर से ले पाए। जी, बिल्कुल। मतलब मुझे उस टाइम का याद है कि जब भी कुछ स्ट्रेस में होती थी, तो मैं आप लोग के पास पहुँच जाती थी कि मुझे ये हो रहा है, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं कैसे करूँगी? आप लोग आराम से मुझे 1-2 सजेशन देते थे, "कर लोगे? ऐसे देखो। ये हो जाएगा, ऐसे देख लो।" वन लाइनर ही वो, लेकिन आप बैठ के विश्वास दिखाना कि आप कर सकते हो। बिल्कुल। वो मुझे वहाँ पे बहुत मिला है और थ्रू आउट मिला है। लास्ट तक मिला कि मैं 10 ईयर अगर वहाँ पे रही हूँ हॉस्टल लाइफ में, तो 10 ईयर का मैं एक जी हूँ। मतलब हर एक दिन मेरा नया होता था और एक सुबह होके मैं स्ट्रेस में कभी नहीं गई, जबकि मैं हर दिन एक लड़ रही थी, लेकिन मुझे हर दिन ऐसा लगा कि मैं ठीक हूँ। मेरे हुँ, सामने आस-पास में बहुत है जो मुझे सँभाल लेंगे अगर मैं कुछ परेशानी में आऊँगी। तो बिल्कुल। वो चीज़ निकलता चला गया और मैं आज भी जब उस प्लेस पे जाती हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं इस जगह को छोड़ी हुई हूँ। तो अगर स्टूडेंट के दिमाग में इस टाइप की मेमोरी हो तो उसको पढ़ाई से कभी डर ही नहीं लगेगा, मैं जितना भी ये स्ट्रगल होगा। कि हम लोग वो कम्युनिटी जब बिल्ड करते हैं, हम साइलेंस में साथ रह पाते हैं और कुछ हाँ, नहीं, जब नहीं समझ में आता है कि एक-दूसरे को क्या सही बोलें, तो हाँ, में ही निकल जाते हैं चाय पीते-पीते हाँ, साइलेंस में। पर इतना रहता है कि हम साथ हैं। हाँ, वो जानना कि कोई किसी के पास अगर शब्द नहीं भी है, तो वो इंसान साथ है, बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। तो हुँ, एज़ अ कम्युनिटी अगर हम वो स्ट्रेंथ एक-दूसरे को महसूस करवा पाएँ, तो आप देखिए वहाँ पे रहते हुए आप हमारे राइटिंग चैलेंजेस थे, हम सबके अलग-अलग एकेडमिक चैलेंजेस थे, लेकिन वो कभी इतने भारी नहीं बने। जी, बिल्कुल। तो और कहा भी जाता है डिस्कशन से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, तो हम तो बैठ के ही डिस्कशन करते ही रहते थे। प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती थी, तो अच्छी रही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच शिवानी। थैंक यू वीना। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। थैंक यू।